नमस्कार स्टूडेंट्स, ज्ञानपुर प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। पीवाईक्यू अभ्यास की श्रृंखला में आज हम एक नई क्लास आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका पीवाईक्यू अभ्यास का जो एक क्रम है, उसमें हम आगे आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें यूपीएससी की परीक्षा है, यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, आरओ की परीक्षा है और बीपीएससी की परीक्षाएं शामिल हैं। इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि 1990 से लेकर अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शंस में पूछे गए हैं, उन सभी का अभ्यास हम आपके साथ करें, ताकि एग्जाम में 70% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वह आप पीवाईक्यू से ही प्राप्त कर सकें। इसके तहत आधुनिक भारत से हमने इस क्लास को शुरू किया है और आधुनिक भारत की श्रृंखला के तहत हमने अब तक यूपीएससी के क्वेश्चंस कवर किए, यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस कवर किए, उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चंस कवर किए और अब हम कुछ और पीसीएस परीक्षाओं के जो क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे, जिसमें बीपीएससी के, झारखंड के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान में पूछे गए प्रश्नों को आज हम देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले की जो 2 क्लासेस हुई हैं वो देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इन दोनों क्लासेस को देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आज के डिस्कशन को समझ पाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज में क्या क्या डिस्कशन हो चुका है। इसके तहत भी हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए बीपीएससी के पीवाईक्यूज को सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। अगर आपने पहले की 2 क्लासेस देखी हैं तो वो आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश का पहला आपका वाइसराय भारत में कौन हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। और ऑप्शंस हैं आपके डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा की अल्बुकर्क। ये 2001-2 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में पुर्तगाली कंपनियों की जो यात्रा रही है उसमें आपको पता ही होगा कि सबसे पहले पुर्तगालियों में 1498 में, आप याद रख सकते हैं, 1498 में वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में कालीकट के तट पर आया। फिर उसके बाद सन 1500 में पेड्रो अल्बारेज कैब्राल एक जहाजी बेड़े के साथ भारत आया और उसने पहले खुद को कालीकट में अवस्थित किया। बाद में उसका कालीकट के नरेश के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और फिर उसके बाद वो कोचीन चला गया। फिर उसके बाद आप मुख्य रूप से देखते हैं कि 1505 से लेकर आगे के कालों में हम कुछ महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नरों की श्रृंखला को देखते हैं। इसमें अगर हम पहले वाइसराय के बारे में बात करें तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, अल्मीडा। अब इसके बारे में हमने पूरी चर्चा पहले भी की है। इन पुर्तगाली गवर्नरों और इनकी उपलब्धियों को आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वह पहला पुर्तगाली गवर्नर था। उसकी जो नीति है वह शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है, जो एक प्रकार की एकाधिकारवादी नीति है। इसके लिए उसने पुर्तगाली शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण रूप से अवस्थित करने के लिए बहुत सारे युद्धों को लड़ा, जिसमें 1508 का चौल का युद्ध है जिसमें वो पराजित होता है, 1509 में दीव का युद्ध है जिसमें वो अंततः विजयी होता है। फिर उसके बाद किसका स्थान है तो अल्बुकर्क का है। 1509 से लेकर 1515 तक उसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उसने 1510 में बीजापुर का जो आदिल शाही शासक था उससे गोवा को छीन लिया। उसने भारत में स्थानीय पुर्तगाली आबादी को बसाने के लिए प्रोत्साहित किया और इसके लिए उसने सती प्रथा पर बैन भी लगाया। उसकी जो हिंद महासागर की एकाधिकारवादी नीति है उसे कार्तेज, आर्मडा और काफिला व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद नीनो दी कुन्हा का स्थान है। इसके काल में गोवा महत्वपूर्ण रूप से राजधानी बनी और इसी के काल में गुजरात के शासक बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हुआ। बाद में संघर्ष में उसकी हत्या कर दी गई और दीव पर जो है उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। इसी काल में जो है पुर्तगाली लगातार पूर्वी विस्तार करते हैं। इसके तहत चेन्नई के पास सेंट थॉम के क्षेत्र में वो बसते हैं। इसके अलावा बंगाल में हुगली में भी उनके द्वारा बस्तियां बसाई जाती हैं और बाद में हुगली के ही क्षेत्र का प्रयोग, हुगली बंदरगाह का ही प्रयोग जो है वह एक प्रकार से समुद्री डकैती के रूप में करते हैं। और इस समुद्री डकैती में उनको एक घाटा ये होता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के समय तक आते आते पुर्तगालियों का जो पायरेसी का मुद्दा है, जो विमेंस के एब्डक्शन या महिलाओं को अपहरण करके उनका दास बनाने का मुद्दा है,
उसको लेकर उसका संघर्ष हो जाता है। शाहजहां जो है पुर्तगाली को वहां से बाहर निकाल देता है और धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन हो जाता है। तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की हैं। ये आपका रिवीजन हो गया और काफ़ी आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने डिस्कस किया 2019 में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था। अभी मैंने डिस्कशन किया कौन करता था, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, पुर्तगालियों के द्वारा ऐसा किया जाता था, जिसको लेकर शाहजहां से उनका झगड़ा भी होता है और बाद में वह जो है उनको वहां से निकाल देता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है ये ब्रिटिशों से संबंधित है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस, टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, किन में से कोई नहीं। 95 का क्वेश्चन है। अब अंग्रेजों की यात्रा कैसे रही तो ये भी मैंने आपको बताया था। 1599 में सबसे पहले एक मर्चेंट एडवेंचरर्स कंपनी बनाई जाती है। सन 1600 में क्या होता है तो तत्कालीन जो ब्रिटेन की महारानी हैं एलिजाबेथ फर्स्ट, वह कुछ अंग्रेज व्यापारियों को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान करती हैं और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है कि हम भारत में अपने आप को स्थापित करें और इसके लिए जो है सबसे पहले वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम हॉकिंस, उनको भेजती हैं। वह जो है 1608-9 में भारत की यात्रा करते हैं। 1609 से लेकर 1611 तक 2 साल तक वह मुगल बादशाह जो उस समय जहांगीर था उसके आगरा दरबार में रहते हैं। अब चूंकि ये जो विलियम हॉकिंस थे, ठीक है, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल याद रख सकते हैं। ये जो विलियम हॉकिंस थे ये स्थानीय जो मुगल बोला करते थे तुर्की भाषा उसमें काफ़ी प्रवीण थे और इससे हुआ क्या कि इन्होंने बिना किसी मध्यस्थ की सहायता से, मतलब इंटरप्रेटर की सहायता के बिना, उन्होंने जहांगीर से डायरेक्ट बातचीत करी। अब जहांगीर ये बात सुन के बड़ा खुश हुआ कि भाई ये तो हमारी भाषा जानता है, तो वह जो है उससे काफ़ी खुश होता है और इस तरीके से वह खुश होकर हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान करता है। वह जो है उसको फिरंगी खान या फिर इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करता है। फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि प्रारंभ करता है और स्थानीय दरबार के सरदार की बेटी से उसका विवाह भी कर देता है। शुरू में जहांगीर जो है वह उनकी गुड बुक्स में रहा, मतलब विलियम हॉकिंस जहांगीर और संबंध जो है दोनों के काफ़ी अच्छे रहे। उसको जो है फैक्ट्री वगैरह स्थापना करने की भी अनुमति मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे उस समय भारत में पहले से जो पुर्तगाली थे वह भी थे और पुर्तगाली इस बात को पसंद नहीं करते थे कि अंग्रेज यहाँ पे आए। तो हुआ क्या कि पार्टी पॉलिटिक्स हो गई, आप कह सकते हैं मुगल दरबार में राजनीति हो गई और इसका कुल मिला के परिणाम निकला कि 1611 में जो उसको अनुमति प्राप्त हुई थी वो रद्द कर दी गई और इस तरीके से जो हमारे हॉकिंस महोदय हैं वह बिना किसी बहुत बड़ी सफलता के हासिल किए वापस लौटने को विवश हुए। तो इस तरीके से ये कहानी अगर याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, तो बहुत आसान आंसर है इसका विलियम हॉकिंस। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं कि किसने 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका आसान बहुत उत्तर है, आप याद रख सकते हैं, इसका उत्तर है सूरत। अब इसी की कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, पिछली जो कहानी मैंने आपको बताई कि 1611 में क्या हुआ कि जब विलियम हॉकिंस वापस भारत से चला गया तो अंग्रेज अब फिर से कोशिश कर रहे हैं और इस बार हुआ क्या कि उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि सीधे मुगल दरबार में नहीं जाते हैं, ऐसा करते हैं कि जो स्थानीय मुगल अधिकारी होते हैं उनसे अनुमति ले लेते हैं और बसना शुरू करते हैं सूरत में। बाद में देखेंगे किस तरीके से जो है अनुमति ली जाए। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि सन 1612 के आसपास एक, आप कह सकते हैं, ब्रिटिश अधिकारी था या ब्रिटिश व्यक्ति था, उसका नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट। क्या नाम था? कैप्टन थॉमस बेस्ट। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट ने क्या किया कि जो स्थानीय सूरत का मुगल अधिकारी है उससे ये अनुमति प्राप्त कर ली कि कुछ अंग्रेज जो है सूरत में बस जाएंगे। उनका प्लान ये था कि आगे जो है हम मुगल दरबार में भी अनुमति के लिए दोबारा अर्जी डालेंगे। तो हुआ क्या कि जब कैप्टन थॉमस बेस्ट को सूरत के क्षेत्र में आने की अनुमति मिल गई तो अपने जहाज वगैरह लेकर वो सूरत की तरफ प्रस्थान किया।
अब जैसे ही ये खबर जो है पुर्तगालियों को मिली कि भाई स्थानीय मुगल अधिकारी ने कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में जहाजी बेड़े को अनुमति दे दी है कि आप सूरत आ जाइए, वहां पे रह जाइए, तो पुर्तगाली बड़े नाराज हुए। उन्हें लगा कि इससे तो हमारी जो मोनोपोली है हिंद महासागर पे वो खत्म हो जाएगी। और इसका परिणाम ये निकला, अगर मान लीजिए मैं एक मैप में आपको दिखाऊं कि जैसे ये है, यहाँ पे कहीं सूरत है, ठीक, तो ये जहाज लेके आ रहा है कैप्टन थॉमस बेस्ट, ये लेके आया जहाज, ये लेके आ रहा है जहाज, ठीक। अब पुर्तगाली यहाँ पे बैठे हुए थे, तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, ठीक है। पुर्तगालियों ने कहा कि बेटा हम तो ना जाने देंगे तुम्हें। अब इसी बात पर क्या हुआ कि ये है अंग्रेज, ठीक, ये है हमारा पुर्तगाली। अब दोनों आ गए आमने सामने। पुर्तगाली बोल रहा है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम जाने नहीं देंगे। तो अंग्रेज जो है अपने जहाजी बेड़े के साथ लड़ने को विवश हुआ, लड़ना ही था भाई। और इसका कुल मिला के परिणाम ये निकला कि 1612 में दोनों के मध्य एक झड़प हुई, युद्ध भी कह सकते हैं। और ये युद्ध जो है वह स्वाली नाम के एक स्थान पे हुई, ठीक है। इसे बैटल ऑफ स्वाली या स्वाली का युद्ध कहते हैं। और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें कैप्टन थॉमस बेस्ट ने यानी अंग्रेजों के जहाजी बेड़े ने पुर्तगालियों को कर दिया पराजित। ये एक बहुत बड़ी घटना इतिहास में जानी जाती है या इतिहास में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अब तक लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 1498 में जो है वास्को डी गामा आया था, और इससे लेकर लगभग 1612 तक, मतलब 100 साल से ज्यादा समय तक जो है पुर्तगाली एक छत्र राज कर रहा था हिंद महासागर के क्षेत्र में। यहां तक कि पुर्तगाली जो है वह बादशाह जो हुआ करता था, मुगल बादशाह, उसको भी जो है परमिट दिया करता था। यानी मुगल बादशाह भी किसी तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पुर्तगाली है उनकी अधीनता स्वीकार कर रहा था, स्पेशली समुद्र के क्षेत्र में। लेकिन जब 1612 में बैटल ऑफ स्वाली में अंग्रेजों के एक छोटे जहाजी बेड़े ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और ये खबर बहुत तेजी से फैलती हुई जहांगीर तक पहुंची, तो जहांगीर को यह बात समझ में आ गई कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब शेर को मिला है सवा शेर। और इसी बात से खुश होकर जो है बाद में जहांगीर अनुमति दे देता है कि जाओ बेटा फैक्ट्री स्थापित कर लो। और 1613 में सूरत में अंग्रेज जो हैं वह अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं, ठीक है। पूरी कहानी आप याद रखेंगे तो बहुत आराम से इसका आंसर निकल के आएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के समय में थॉमस रो भारत आया था? बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसी कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो भाई 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ, 1613 में जो है सूरत में फैक्ट्री स्थापना हुई। अब फिर अंग्रेज कोशिश कर रहा है कि चलो और थोड़ा बेनिफिट ले लें, तो 1615 में जो है थॉमस रो को मुगल बादशाह के दरबार में भेजा जाता है। ये जो है 1619 तक, लगभग 4 साल तक मुगल दरबार में रहेगा। हालांकि ये बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल कर पाने में सफल नहीं होता है, लेकिन फिर भी 1625 तक बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पे जो अंग्रेज हैं वो अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं, जैसे कि बुरहानपुर का क्षेत्र है, भरूच का क्षेत्र है, अहमदाबाद का क्षेत्र है। इसके अलावा आप आगरा का क्षेत्र याद रख सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में वो अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो आंसर निकल के आ गया आराम से। सर थॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो आप याद रख सकते हैं जहांगीर के समय भारत आया था, जिसका समय काल है 1605 से लेकर 1627, ठीक है। काफी आसानी से इसका उत्तर निकल आएगा। मेन बात यह है कि अगर आपको कहानी पता है तो बहुत आसानी से आप जो है आंसर्स निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को तो आपको याद कर लेना है, रट लेना है। यह क्वेश्चन इतनी बार बीपीएससी में पूछा गया है कि इसका आंसर आपका कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस साल अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इसको याद कर लेना है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस साल अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? बहुत आसान है, आप याद रखिएगा 1632 में, याद कर लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक बार और दिखाते हैं, देखिए अभी आगे आएगा। अगला क्वेश्चन पहले देखते हैं। सबसे पहले किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया था? तो इसमें जो है आप याद रखेंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे कि अंग्रेज जो है वह 1615 और उसके बाद से लगातार एस्टेब्लिश हुआ है। जैसे अगर हम कहानी बताएं तो 1625 तक वह जो है अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो गया। अब आगे के समय में जो जहांगीर का शासन काल है,
ठीक, फिर बाद में शाहजहां का शासनकाल है। ठीक, फिर बाद में जो है औरंगजेब का शासनकाल है। इन सभी शासनकालों में जो है अंग्रेज लगातार अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं 1627 से लेकर 1670-80 तक उन्होंने भारत के एक बड़े क्षेत्र पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। इसमें अगर मानचित्र के हिसाब से देखें तो देखिए भारत के जो तीनों हिस्से थे, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और ये हमारा सदर्न कोस्ट है, इन तीनों ही क्षेत्रों में अंग्रेजों ने अपने आप को बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। जैसे कि यहाँ पे जो है वह पहले सूरत में, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं बम्बई का नाम याद रख सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे। अगर हम साउथ में देखें तो मद्रास उन्होंने जो है अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। इसी तरीके से पूरी भारत में जो आप कह सकते हैं आज का जो कलकत्ता क्षेत्र है, उसके आसपास भी धीरे धीरे वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे। लेकिन उनके मन में लगातार ये बात बैठी हुई थी कि किस तरीके से हम भारत के एक बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लें। और इसी के चलते हुआ क्या कि 1686 तक आते आते, ठीक है, 1686 तक आते आते अंग्रेजों के मन में ये बात बैठने लगी कि हम तो यहाँ के राजा हैं, हमें तो मुगलों की बात मानने की जरूरत ही नहीं है और हम आसानी से मुगलों की आज्ञा का क्या कर सकते हैं, तो हम अवज्ञा कर सकते हैं। तो बेसिकली बंगाल में, ठीक है, उस समय कलकत्ता, आप याद रखिएगा कलकत्ता उस समय इतना स्थापित नहीं हुआ था, कलकत्ता तो बाद में आएगा लगभग 1700 के आसपास। तो बंगाल के बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह थी, कासिम बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों में जो है उन्होंने कोशिश करी कि हमारा वर्चस्व स्थापित हो। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो हुगली का बंदरगाह हुआ करता था, उस हुगली के बंदरगाह को जो है उन्होंने लूटा और उन्होंने जो है एक तरीके से मुगल बादशाह के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाना चाहा। लेकिन वो जानते नहीं थे इस बात को कि उस समय राज हुआ करता था औरंगजेब का, और औरंगजेब इस मामले में लेकर बहुत सख्त था। तो 1686 में जब अंग्रेजों ने इस प्रकार की हिमाकत की, तो उस समय का जो बंगाल का मुगल गवर्नर शाइस्ता खां था, उसने अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया। और उस समय का जो आप कह सकते हैं मुख्य व्यक्तित्व था जॉब चारनाक, उसको माफी तक मांगनी पड़ी थी, ठीक है, तभी जाके उनको जो है वापस लौटने का आदेश जारी हुआ था। ठीक है, बाद में जो है वो तब तक हिमाकत नहीं कर पाए जब तक औरंगजेब मर नहीं गया। बाद में तो खैर लंबी कहानी है, प्लासी के युद्ध में वो जीत जाते हैं, लेकिन वो तब हुआ है 1757 के आसपास। लेकिन जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सके, वे मुगल बादशाहों की दया पर ही निर्भर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया था? काफी आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब। अब देखिए कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में चर्चा की थी। आपको अगर मानचित्र के हिसाब से बताएं तो मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो मालाबार कोस्ट का तट है, ठीक है, ये हम कहेंगे जो मद्रास तट का क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, मालाबार तो नहीं बोलेंगे इसको, इसको याद रख सकते हैं जो मद्रास तट का क्षेत्र है, ठीक है। ये जो आपका पड़ता है पूर्वी तट का क्षेत्र, कोरोमंडल तट इसे बोलते हैं, ठीक है, कोरोमंडल तट का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है इसको अंग्रेज कार्नाटिक क्षेत्र के नाम से जानते थे। तो इस कार्नाटिक क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई, और ये जो कर्नाटक युद्ध की जो प्रतिस्पर्धा है वो 1740 से लेकर 1763 के बीच देखी गई। कुल मिला के 3 युद्ध हुए जिसमें अल्टीमेटली अंग्रेज जीत जाता है, फ्रांसीसी हार जाते हैं। तो पहला और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो तो एक विदेशी प्रश्न पे हुआ था जिसमें ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का प्रश्न था, तीसरे वाले में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रश्न था, ठीक। तो अगर पहले के बारे में बात करें तो 1740 से लेकर 1748 तक यह देखा गया था। हालांकि भारत में जो युद्ध शुरू हुआ है ये 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ है। तो 1746 में जो युद्ध शुरू हुआ उसमें अंग्रेज जो हैं वह कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लेते हैं, उसी वजह से युद्ध शुरू होता है। आप ध्यान रखिएगा इसमें तात्कालिक कारण पूछा गया है। अगर मूल कारण पूछे कि भाई मूल कारण क्या है, तो मूल कारण तो विदेशी है, ठीक है।
जिसमें ऑस्ट्रिया राजगद्दी की जंग जो है वह मूल कारण है। लेकिन तात्कालिक कारण अगर बोला जाए तो तात्कालिक कारण कहा जाएगा कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लेना एक तात्कालिक कारण था पहले कर्नाटक युद्ध का। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। हमने आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध का पूरा एक टेबल आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप ध्यान रखिएगा, इस पे कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कब हुआ, सन दे रखा है। दूसरा कब हुआ, सन दे रखा है। तीसरा कब देखा है, सन दे रखा है। ठीक, कारक क्या है, मूल कारक क्या था, तात्कालिक कारण क्या था। ठीक, दूसरे में उत्तराधिकार का प्रश्न है। तीसरे में सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार है। किस युद्ध से इसका समापन हुआ, मतलब कौन सी संधि है, एला शैपल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि। परिणाम क्या रहा है, तो अनिर्णायक है, अनिर्णायक है, पूर्ण विजय है। ठीक, संबंधित युद्ध याद रखिएगा, अडियार का युद्ध या सेंट थॉम का युद्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंबूर का युद्ध, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वांडीवाश का युद्ध। ठीक है, सन याद रखिएगा। तो ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि देखिए, अभी पूछ लिया, 2020 में आया है। 1760 का प्रथम वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? अभी देखा, बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रांसीसी। देखिए, अभी क्वेश्चन कहानी बताया, कितना आराम से इसका आंसर आप देंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? अभी कहानी बताई, सन क्या है, 1612, और अधिकारी का नाम क्या है, तो है आपका थॉमस बेस्ट। बहुत आराम से इसका नाम याद रख सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। स्पेशली बिहार से अंग्रेजों को क्या क्या प्राप्त होता था, या बिहार जो है किस लिए इंपॉर्टेंट था, इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। यूरोप वासियों को सबसे अच्छा प्रकार का शोरा, शोरा मतलब जिसका इस्तेमाल जो है गन पाउडर के रूप में किया जाता था। ठीक है, गन पाउडर के रूप में किया जाता था, या फिर जहाजों को भारी बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, जहाज को भरने के लिए, जहाज को भरने के लिए किया जाता था। क्योंकि अंग्रेज और दूसरे यूरोपीय क्या करते थे, जहाज में ज़्यादातर कपड़े वगैरह लेके जाते थे, तो जहाज थोड़ा हल्का पड़ जाता था। अगर मान लीजिए किसी तरीके की हवा वगैरह चली तो जहाज डूब सकता था। इसीलिए शोरा वगैरह जो है वो लेके जाया जाता था, जिसका इस्तेमाल गन पाउडर के रूप में या जहाज को भारी बनाने के लिए किया जाता था। और ये कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन पूछा, ये देखिए, ये 40वीं बीपीएससी में पूछा था 95 में। वही सेम क्वेश्चन रिवाइज कर दिया 47वीं बीपीएससी में 2005 में। कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आराम से आंसर दे सकते हैं, क्या था? बिहार प्रसिद्ध था। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए, 2020 में पूछा। अभी मैंने बताया कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? बहुत आराम से इसका आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा आपका बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर से देखिए, 2023 में क्वेश्चन पूछा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस साल पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? आराम से आंसर देंगे। ठीक है, सी हो जाएगा 1632। ठीक, तो इस तरीके से बीपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए। अब दूसरी पीसीएस परीक्षाओं के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2004 में पूछा गया है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वास्को डिगामा जो है वह कालीकट पर किस वर्ष आया था। ठीक है, आराम से इसका आंसर निकल आएगा, मैंने कई बार चर्चा किया है, 1498 ईस्वी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां पर थी? अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से एक मानचित्र बनाऊं, तो अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि अंग्रेज जो हैं 3 क्षेत्रों में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, जो बाद में प्रेसिडेंसी टाउन्स के रूप में विकसित होंगे। इस क्षेत्र में शुरुआत में तो वो सूरत में अवस्थित थे, बाद में जो है बम्बई में आए। इसी तरीके से यहाँ पर जो है मद्रास है। यहाँ पे बंगाल में शुरू में वो कासिम बाजार वगैरह के क्षेत्र में थे। ठीक है, कासिम बाजार वगैरह के क्षेत्र में थे, बाद में उन्होंने कलकत्ता को बसाया था। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर, याद रखिएगा प्रारंभिक दौर पूछ रहा है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी पश्चिम क्षेत्र है, तो प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? सूरत में थी। बाद में जो है बंबई ट्रांसफर हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सूरत। अभी इसकी कहानी मैंने आपको बताई। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो अभी मैंने आपको कहानी बताई थी कि
जब ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? आंगियार जॉन चाइल्ड, ठीक, जॉन गेयर की निकोलस वेट, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें सही उत्तर है सर जॉन चाइल्ड। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कहानी कौन सी है? कहानी वही है कि 1600, अगर हम थोड़ा पहले से देखें तो हुआ क्या कि अंग्रेज जो है, औरंगजेब का शासनकाल का जो अंतिम समय चल रहा था 1680 के दौर में, लगातार उनके मन में महत्वाकांक्षा जागृत हो रही थी और वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हम औरंगजेब को प्रेशर में लाएं। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1686 में तो उन्होंने हुगली को लूटने की कोशिश की और औरंगजेब पे दबाव डालने की कोशिश करी। इसी तरीके से उन्होंने 1688 में जो सूरत का क्षेत्र था, ठीक है, वहां पे जो है इन्होंने जो मक्का जाने वाले या फिर आप कह सकते हैं हज करने वाले जो यात्री थे उनको बंदी बनाकर औरंगजेब पर प्रेशर डालने का काम किया। सूरत से जो है बहुत सारे, आप याद रख सकते हैं, मक्का की तरफ यात्रा करने के लिए हज यात्री जाते थे, इसलिए उसको बाब उल मक्का कहते थे, ठीक है। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बाब उल मक्का किसे कहा जाता था, ठीक है। तो बाब उल मक्का इसको कहा जाता था और यहाँ पे जो है उन्होंने प्रेशर डाला कि औरंगजेब को हम प्रेशर डालें। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बंबई का जो गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, बंबई का गवर्नर था जॉन चाइल्ड, बंबई का क्या था, ये गवर्नर था जॉन चाइल्ड। तो इसने क्या किया कि 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के जो मुगल बंदरगाह थे जिसमें सूरत महत्वपूर्ण था, उसका घेरा डाल दिया और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने की कोशिश की। लेकिन औरंगजेब भी जो है इससे झुकने वाला तो था नहीं, उसने कार्रवाई करी और अंततः औरंगजेब ने इसे भारत से बाहर भगा दिया, ठीक है। मुगल बादशाह के सामने अंग्रेजों को विवश होना पड़ा और नाक रगड़कर उनको माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर उनको उनका क्षेत्र वापस किया गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जॉन चाइल्ड। चलिए, तो इस तरीके से हमने जो आधुनिक भारत का आपका पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग पिछले 35 साल में, उन सभी को कवर कर लिया है। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, राजस्थान में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे आने वाला आपका जो टॉपिक होगा वो 18वीं शताब्दी की पॉलिटिकल कंडीशन होगा। इसके लिए आप बहुत जरूरी है कि ज्ञानपुर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो वीडियोस आपके डाले जा रहे हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है वह आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।